हेलो एवरीवन, जिससे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर, जिसका पार्ट नंबर 6 से रहने वाला है। अगर आपने कोई भी मॉडल पेपर को सोल्व नहीं किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर साइड राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा आई बटन, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विसंक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज़ काम में लेते हैं। आंसू जल को लिया जाता है, आयोडीन का टिंचर लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, फिर आयोडेक्स लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। और आज हम स्लाइड तैयार नहीं कर पाए हैं, कल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि विसंक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज़ काम में लेते हैं। आंसू जल को लिया जाता है, आयोडीन का टिंचर लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, फिर आयोडेक्स लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं विसंक्रमण के लिए तो कौन सा लिया जाता है, आयोडीन का टिंचर या फिर आप बोल लीजिए टिंचर आयोडीन। ठीक है, दोनों टाइम में आप बोल सकते हो कि विसंक्रमण के लिए किसका काम लेते हैं, आयोडीन का टिंचर या फिर टिंचर आयोडीन को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से गाय का प्रथम उपरांत प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहलाता है। हमने इस क्वेश्चन को कई बार क्लियर कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहलाता है। प्रथम दूध क्या कहलाता है, टोन दूध कहलाता है, मक्खन दूध कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, फिर पनीर कहलाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध होता है तो उसे किस नाम से समझता है। तो कौन सा है राइट आंसर, थर्ड है। क्योंकि अगर बात करते हैं प्रसव के बाद, प्रसव के तुरंत बाद जो मिल्क निकलता है फर्स्ट मिल्क, उसे क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम या खीस बोला जाता है। किस नाम से जाना है उसे, कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना है। और आपको ये तो पता होगा खीस की। ठीक है, खीस से संबंधित मुख्यतः दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी मात्रा कितनी पिलानी चाहिए। अर्थात मान लीजिए जो बछड़ा हो रहा है तो उसको खीस की मात्रा कितनी पिलाना चाहिए, तो यार हम उसके बाहर का 1/10% हिस्सा कितना पिलाना चाहिए, 1/10% हिस्सा उसे पिलाना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि इसका रोल क्या होता है, अर्थात इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसको पिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ठीक है, इसके मुख्य तो दो पॉइंट थे, उनको हमने क्लियर कर लिया है, तो इन दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है निम्नलिखित में से युवा बछड़ा या फिर बछड़ी का रोग कौन सा होता है। ऑप्शंस देख लीजिए और आपको बताना है कि बछड़ा या फिर बछड़ी का रोग कौन सा होता है। थैलेरियोसिस होता है, मेस्टाइटिस होता है, एसिडोसिस होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो कौन सा है राइट आंसर। अगर बात करते हैं बछड़ा या फिर बछड़ी का रोग तो कौन सा होता है, ये होता है फर्स्ट ऑप्शन जिसने बताया है उसका राइट आंसर है थैलेरियोसिस होता है। क्या होता है, अगर बात करते हैं बछड़ा और बछड़ी का रोग तो कौन सा होता है, थैलेरियोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि IVLP का पूरा नाम क्या होता है। IVLP का पूरा नाम क्या होता है। इंस्टीट्यूट विलेज लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट होता है, इंटरनेशनल वैल्यू लिंक्स प्राइज होता है, फिर इंस्टीट्यूशनल विलेज लिवलीहुड डेवलपमेंट प्लान होता है, फिर इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम होता है। अच्छा क्वेश्चन है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है। तो जल्दी से बताएं IVLP का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं IVLP का पूरा नाम, तो इसका क्या होता है, इंस्टीट्यूशन, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ, उसका राइट आंसर अगर आपसे तो है IVLP का पूरा नाम, तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल यानी विलेज लिंकेज प्रोग्राम होता है। अर्थात क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खुरपक्का एवं मुहपा करो अर्थात FMD डिजीज, तो ये सभी जानते हैं किससे होती है, FMD डो अर्थात FMD फूड एंड माउथ डिजीज, तो ये होती है विषाणु के द्वारा अर्थात वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे थन का सूजन कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से बताएंगे, थन का सूजन, थन में सूजन आ जाना क्या कहलाता है। गेस्ट्राइटिस कहलाता है, मेस्टाइटिस कहलाता है, उसाइटिस कहलाता है, फिर गेस्ट्राइटिस कहलाता है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर, अर्थात थन में सूजन आना क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, ज़्यादा टाइम आपको दिया नहीं जाएगा हर एक क्वेश्चन में, इसलिए जल्दी से कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूजन, थन की सूजन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मेस्टाइटिस कहलाता है। ठीक है, मेट्राइटिस नहीं कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है, मेस्टाइटिस कहलाता है। थन में सूजन आना जाना क्या कहलाता है, मेस्टाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है 1 से 2 साल में,
4 से 5 साल में, 2 से 3 साल में, फिर 5 साल से अधिक आयु में। जल्दी से पाएंगे कि वो प्रजनन योग्य कब हो जाती है, 1 से 2 में, 4 से 5 में, 2 से 3 में या फिर 5 वर्ष से अधिक में। जल्दी से पाएंगे बछड़ी प्रजनन योग्य कब हो जाती है। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं बछड़ी प्रजनन योग्य तो ये होता है 1 से 2 साल के मध्य। ठीक है, 1 से 2 साल के मध्य वो क्या होती है, प्रजनन योग्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु, अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है। यानी अजमेर जिले के बारे में पूछा गया। ठीक, स्पेशल आपको जिला दे रखा है कि अजमेर जिले के बारे में कौन सी है। अर्थात मान लीजिए कि अजमेर जिले में कौन सी भैंस की नस्ल पाई जाती है, ये इस क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ दे रखी है, जैसे गुमरा हुई, सूरती हुई, जाफराबादी और नीली रावी हुई। तो इनमें से कौन सी नस्ल है जिसको पाला जाता है अजमेर जिले के लिए। मोरा होती है, सूरती होती है, जाफराबादी होती है, फिर नीली रावी होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है अजमेर जिले के लिए। तो कौन सी है राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है जिसने भी कमेंट किया है मुर्रा। तो यहाँ अजमेर जिले में किसे पाला जाता है, मुर्रा को लिया जाता है। ठीक है, जो पालन पोषण किया जाता है किसका किया जाता है, मुर्रा नस्ल ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है। तो हरियाणा होती है, नागौरी होती है, साहिवाल होती है, फिर मेवाती होती है। अर्थात कौन सी ऐसी नस्ल है जिसे हम दूध पालन के लिए, अर्थात दूध निकालने के लिए उसे पाला जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि दुधारू नस्ल कौन सी है। हरियाणा होती है, नागौरी होती है, साहिवाल होती है, फिर मेवाती होती है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी कमेंट किया है सी, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं दुधारू पशुओं की नस्ल के बारे में तो कौन सी होती है, साहिवाल होती है। कौन सी होती है, साहिवाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गोवंश की, गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त होती है अजमेर क्षेत्र के लिए, जैसलमेर क्षेत्र के लिए, बीकानेर क्षेत्र हेतु या फिर जालोर क्षेत्र हेतु। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है कि गोवंश की गिर नस्ल। ठीक है, गिर नस्ल के बारे में पूछा गया है। गिर नस्ल को कौन से क्षेत्र में पाला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अजमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, फिर जालोर क्षेत्र में। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। गिर नस्ल के बारे में पूछा गया है, ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। यहाँ अगर बात करते हैं गिर नस्ल तो इसे पाला जाता है अजमेर क्षेत्र में ही। ठीक है, अगर बात करते हैं अजमेर क्षेत्र तो अजमेर क्षेत्र में भी आ रहा कि मुर्रा के साथ साथ गिर नस्ल को भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिर नस्ल सही है, इसमें आपसे पूछा गया अच्छे नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता क्या होती है। ठीक है, ये पूछा गया आपको कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। तो कितने दूध दे देती है ये एक लैक्टेशन पीरियड में, कितना दूध दे देती है गिर नस्ल, ये आपसे पूछा गया है। 1000 से 2000 लीटर दे देती है, 2000 से 2500 लीटर दे देती है, 2500 4500 लीटर या फिर 5000 से 8000 लीटर दूध दे देती है। अर्थात पर लैक्टेशन पीरियड इसका कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है। 1000 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 4500 या फिर 5000 से 8000। जल्दी से पाएंगे कि गिर नस्ल का कितना होता है दूध उत्पादन क्षमता। तो यहाँ अगर बात करते हैं गिर नस्ल तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है सेकंड, उसका राइट आंसर कितना होता है। इसका जो पर लैक्टेशन जो होता है मिल्क प्रोडक्शन ये होता है 2000 से 2500 लीटर। कितना होता है 2000 से 2500 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गाय के पाली में आना, गाय के पाली में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय कौन सा होता है। अर्थात इसे आप ऐसे मान सकते हो जो हीट पीरियड आता है। ठीक है, जो हीट पीरियड आता है तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हीट पीरियड होता है तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से देख लीजिए ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि 8 से 10 घंटे के बाद, 12 से 18 घंटे के बाद, 24 से 30 घंटे के बाद या फिर 30 से 36 घंटे के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल वो टर्म दे रखी है कि पाली में आने के बाद। ठीक है, पाली में आ गई उसके कितने घंटे बाद या फिर कितने समय बाद उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। 8 से 10 घंटे के बाद, 12 से 18 घंटे के बाद, 24 से 30 घंटे के बाद या फिर 30 से 36 घंटे के बाद। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ जिसने भी कमेंट किया है सेकेंड, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ पाली में आने के 12 से 18 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 12 से 18 घंटे बाद यहाँ सबसे बेस्ट माना जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना। सबसे बेस्ट का माना जाता है 12 से 18 घंटे के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस, निम्न से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयोग की जाती है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है वीर्य को आपको स्टोर करना है तो आप किस गैस का प्रयोग करोगे, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, फिर आर्गन का। जल्दी से बताएंगे कि वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, फिर आर्गन होती है। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात करता है वीर्य संग्रहण हेतु तो ये क्या आता है नाइट्रोजन में, और कितने में क्या आता है यहाँ -176 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको स्टोरेज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ CO2 में भी किया जाता है। अगर बाई चांस आपको दोनों भी ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, CO2 और नाइट्रोजन, CO2 और नाइट्रोजन। लेकिन सामान्यतः अगर आपसे जैसे कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तब आपका राइट आंसर होगा यहाँ नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं वीर्य संग्रहण तो ये किसमें क्या आता है, नाइट्रोजन में क्या आता है,
बेशक यार हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन इसके साथ साथ है CO2 में भी क्या ऐसा है। और अगर बात करते हैं CO2 टेम्परेचर लिया था, ये लिया था है -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि CO2 में भी क्या ऐसा है, और CO2 में जो टेम्परेचर लिया था ये लिया है -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग सांड के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचरित होता है अर्थात ट्रांसमिटेड होता है। ब्रुसेलोसिस होता है, पार कैरोटिस होता है, सिलिकोसिस होता है, फिर मेस्टाइटिस होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो कि यहाँ प्रजनन के द्वारा फैल जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ब्रुसेलोसिस होता है, पार कैरोटिस होता है, सिलिकोसिस होता है, फिर मेस्टाइटिस होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ ऐसा कौन सा रोग होता है जो कि प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा फैल जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये होता है फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा होता है, ब्रुसेलोसिस होता है। कौन सा होता है, ब्रुसेलोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साइलेज निर्माण विधि है, अर्थात साइलेज क्यों बनाई जाता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि साइलेज निर्माण विधि है चारे का हरी अवस्था में परीक्षण करना, दलहनी फसलों का परीक्षण करना, खली का परीक्षण करना, फिर अनाज का परीक्षण करना। अर्थात यहाँ साइलेज होता क्या है, साइलेज क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसको तैयार क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। चारे का हरी अवस्था में परीक्षण करना होता है, दलहनी फसलों का परीक्षण होता है, खली का परीक्षण होता है, फिर अनाजों का परीक्षण होता है। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात है साइलेज निर्माण, तो इससे क्या किया जाता है, जो चारे होती है तो इनको हरी अवस्था में परीक्षण किया जाता है। अर्थात ये क्या होता है, यहाँ चारे की हरी अवस्था में क्या करना, परीक्षण करना ही साइलेज कहलाता है। ठीक है, साइलेज और हे दोनों ही क्या करते हैं, चारे का हरी अवस्था में परीक्षण के लिए बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हे मेकिंग एक विधि है, हे मेकिंग एक विधि है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि चावल के परीक्षण की, गेहूं के परीक्षण की, चारे के परीक्षण की, या फिर दालों के परीक्षण की। तो ये हमने अभी बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्या होता है, हे और साइलेज। हे और साइलेज दोनों ही क्या होते हैं, चारे के हरी अवस्था में संरक्षण को, अर्थात तो उसका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, हे और साइलेज कहलाता है। हे और साइलेज दोनों क्या होते हैं, हरी अवस्था में चारे का परीक्षण करने के मेथड होते हैं, विधि होती है। ठीक है, हे और साइलेज दोनों ही क्या होते हैं, चारे की परीक्षण करने की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पाई का रोग होता है, विटामिन की कमी से होता है, खनिजों की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, फिर क्रूड रेशो की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि पाई का रोग होता है विटामिन की, खनिजों की, प्रोटीन की, या फिर क्रूड रेशो की। जल्दी से बताएंगे किसकी कमी से होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं पाई का रोग, तो ये होता है खनिजों की कमी से। किससे होता है, खनिजों की कमी से। और अगर बात करते हैं स्पेशली, तो ये होता है फास्फोरस की कमी से। किससे होता है, अगर बात करते हैं किसी न्यूट्रेंट की, अर्थात किस खनिज हो सकता है, तो कितनी होता है, फास्फोरस की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ओस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे होता है, ओस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जल्दी से ओस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किस होता है, कैल्शियम से, फास्फोरस से, मैग्नीशियम से, फिर सल्फर से। अर्थात किस न्यूट्रिएंट की कमी से, किस पोषक तत्व की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, कैल्शियम से, फास्फोरस से, मैग्नीशियम से, फिर सल्फर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी कमेंट किया है। अगर बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध, तो ये होता है कैल्शियम से। किससे होता है, कैल्शियम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया, ग्रास टेटेनी रोग का कारण क्या होता है, मैग्नीशियम कमी होती है, सल्फर की कमी होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है, फिर क्रूड रेशो की अधिकता होती है। जल्दी से बताएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि ग्रास टेटेनी रोग का कारण क्या होता है, ये होता है क्यों है, मैग्नीशियम कमी से होता है, सल्फर की कमी से होता है, कैल्शियम कमी अधिकता से होता है, फिर क्रूड रेशो की अधिकता से होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। ग्रास टेटेनी रोग का कारण क्या होता है, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, या फिर क्रूड रेशो की अधिकता। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं ग्रास टेटेनी रोग का कारण, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी होती है। क्या होता है, ग्रास टेटेनी किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। इसलिए यहाँ ग्रास टेटेनी का एक और नाम दिया गया है, हाइपोमैग्नीशिया। किस नाम से जाना जाता है, यहाँ इसे हाइपोमैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, हाइपोमैग्नीशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको ये देखने को मिलता है कि ग्रास टेटेनी रोग, या फिर आपको देखने को मिलता है हाइपोमैग्नीशिया, तो ये क्या होता है, यहाँ ग्रास टेटेनी का सेकंड नाम क्या होता है, हाइपोमैग्नीशिया होता है। अर्थात यहाँ ग्रास टेटेनी रोग किससे होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। किससे होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूंगफली की खली पशुधन एवं एक उत्तम स्रोत होती है, लेकिन क्यों होती है। मूंगफली की खली पशुधन एवं उत्तम स्रोत होती है, लेकिन क्यों होती है, खनिजों के लिए होती है, विटामिन के लिए होती है, प्रोटीन के लिए होती है, फिर वसा के लिए होती है। जल्दी से पाएंगे कि मूंगफली की खली सबसे उत्तम क्यों मानी जाती है, खनिजों के लिए, विटामिनों के लिए, प्रोटीन के लिए, या फिर वसा के लिए। अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाइसा है, कौन सा कंटेंट पाइसा है, खनिज पाइसे हैं, विटामिन पाइसे हैं, प्रोटीन पाइसे हैं, फिर वसा पाइसे हैं।
तो इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। मूंगफली क्या होती है, लेगुमिनेसी फसल होती है, ठीक है। क्या होती है, मूंगफली लेगुमिनेसी फसल होती है, और लेगुमिनेसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट होता है। अर्थात यार अगर बात करते हैं मूंगफली खली, तो ये उत्तम स्रोत क्यों माना जाता है, प्रोटीन की अधिकता के कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है, प्रोटीन की अधिकता के कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है, साधारण नमक के उपचार के द्वारा, नमक के उपचार द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार द्वारा, फिर डीएपी के उपचार द्वारा। अर्थात यहाँ सूखे चारे की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, साधारण नमक के द्वारा, नमक के उपचार के द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार के द्वारा, फिर डीएपी के उपचार द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो सूखा चारा होता है, जो रफेसिस होता है, तो उसकी अगर क्वालिटी को आपको इंप्रूवमेंट करना है तो उसका ट्रीटमेंट किससे कर दोगे, आप नमक से कर दोगे। अर्थात यहाँ नमक के उपचार के द्वारा सूखे चारे की गुणवत्ता को सुधारी जा सकती है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको नमक देखने को नहीं मिलता है, यूरिया आपको देखने को मिलता है, तो यार ये एक और अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, तो यार ये भी सुधारी जा सकती है यूरिया मोलासिस के द्वारा। किसके द्वारा सुधारी जा सकती है, यूरिया मोलासिस के द्वारा भी सुधारी जा सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ दोनों ही ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगर ये भी आपको देखने को मिलता है यूरिया मोलासिस, और अगर आपको देखने को मिलता है नमक के उपचार, तो ये दोनों के द्वारा ही क्या करते हैं, जो सूखा चारा होता है, सूखा जो रफेसिस होता है, तो इनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे। किसके द्वारा किया जाता है, एक तो नमक के द्वारा भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ यूरिया मोलासिस के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया, रोमंथी पशुओं में आमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है। रोमंथी पशुओं में आमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ क्या कहलाता है, ओसिमम, ओमिजम, एबोमोजम या फिर रेटिकुलम या फिर रोमेज। जल्दी बताएंगे कि जो प्रथम प्रकोष्ठ होता है, जो प्रथम भाग होता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ओमेजर के नाम से जाना जाता है, एबोमेजम के नाम से जाना है, रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, फिर रोमेन के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया प्रथम हिस्सा, ठीक है, प्रथम प्रकोष्ठ के बारे में। तो जो प्रथम भाग होता है उससे जाना है रोमेन के नाम से। किस नाम से जाना है, उसे जाना है रोमेन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राशन से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे पूछा भी गया है कि राशन से संबंध। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि भैंसों के संतुलित आहार में होता है, भैंसों को जो संतुलित आहार दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, 2/3 भाग रफेजेस होता है, 1/3 भाग बाटा होता है, 1/3 भाग रफेजेस होता है, 2/3 भाग बाटा होता है, 1/2 भाग रफेजेस होते हैं, 1/2 भाग बाटा होता है, फिर 1/4 रफेजेस होते हैं, 3/4 बाटा होता है। ठीक है, रफेज का मतलब होता है चारा होता है, और बाटा जैसे कि आप दाना मिश्रण देते हो तो उसी को बाटा बोला जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया, भैंसों के संतुलित आहार में होता है, इसका आपको परसेंटेज दे रखा है कुछ मात्रा, तो ये आपको बतानी है। ठीक है, तो संतुलित आहार में कितना भाग होना चाहिए रफेजेस का, और कितना भाग होना चाहिए दाना मिश्रण का, ये आपको बताना है। तो पहले आप देख लीजिए ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा, भैंस के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, जो चारा होता है, जो रफेजिस होता है, तो चारा तो अधिक मात्रा में ही दिया जाता है। इतना तो आपको पता होगा इजीली कि जो चारा होता है इसकी अधिक मात्रा को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों में से होगा, सबसे ज़्यादा किस में यार, फर्स्ट ऑप्शन में है और लास्ट ऑप्शन में है। ठीक है, इन दोनों में से होगा। अब बात करते हैं यार जो बाटा है, मान लीजिए आप चारा तो अधिक मात्रा में दे रहे हो, लेकिन जो बाटा है था, जो दाना मिश्रण है, ये कम मात्रा में ही तो दोगे, अधिक मात्रा में तो दे नहीं सकते, क्योंकि यार हाँ जो दाना मिश्रण है ये एक कम क्वालिटी में दिया जाता है, कम क्वांटिटी में दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए यार हाँ अगर बात करते हैं रफेजिस, तो रफेजिस की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात कौन सा है आपका राइट आंसर, फर्स्ट होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि अगर आपसे होता है भैंसों के संतुलित आहार में, तो यार हाँ 2/3 भाग तो रफेजिस देंगे, चारा देंगे, और जो यार हाँ अगर बाटा की बात करते हैं, अर्थात दाना मिश्रण की अगर बात करते हैं, तो दाना मिश्रण कितना देंगे, 1/3 भाग देंगे। अर्थात जितना भी उसको राशन दिया जा रहा है उसका 2/3 भाग तो कितना देंगे, चारा देंगे। और अगर बात करते हैं जो दाना होता है, अर्थात दाना मिश्रण होता है, फिर बाटा होता है, तो उसका कितना देंगे, 1/3% भाग ही देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एजोला होता है, सेवाल होता है, फर्न होता है, वृक्ष होता है, फिर फल होता है। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार क्लियर कर लिया है। एजोला का संबंध किससे होता है, दान से होता है। इसलिए आप बता दोगे कि यार हाँ एजोला क्या होता है, सेवाल होता है, फर्न होता है, वृक्ष होता है, फिर फल होता है। एजोला होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो एजोला का प्रयोग तो किसमें किया जाता है, धान में किया जाता है, ये तो आपको पता होगा इजीली। तो यहाँ अगर बात करते हैं एजोला क्या होता है, एक जलीय फर्ण होता है। क्या होता है एजोला की अगर बात करते हैं, तो एजोला क्या होता है, एक जलीय फर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति एवं श्रम के लिए उपयुक्त रहती है, शक्ति एवं श्रम के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो जल्दी से आएंगे, साहिवाल होती है, नागौरी होती है, रेड सिंधी होती है, फिर जर्सी गाय होती है। जल्दी से आएंगे कौन सा आपका राइट आंसर है। हाँ, शक्ति और श्रम कार्य के लिए, अर्थात डायरेक्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट किसे माना जाता है, साहिवाल को माना जाता है, नागौरी को माना जाता है, रेड सिंधी को माना जाता है, फिर जर्सी को माना जाता है। जल्दी से आएंगे आपका राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर बात करते हैं नस यानी जो शक्ति और श्रम के लिए अर्थात कृषि कार्य के लिए, तो सबसे बेस्ट किसे माना जाता है? नागौरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? नागौरी बैलों को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे गर्भावस्था कितनी होती है बफेलो की। 407 दिन होती है, 307 दिन होती है, 270 दिन होती है, फिर 330 दिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है कितने समय का होता है, अतः कितने दिनों का होता है? 407 दिन का होता है, 307 दिन का होता है, 270 दिन का होता है, फिर 330 दिन का होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं भैंस, तो भैंस का तो कितना होता है गेस्टेशन पीरियड, इसका होता है 310 दिन। कितना होता है? 310 दिन। और इसके लमसम आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा है, ठीक, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, कितना होता है एग्जैक्ट की अगर बात करते हैं 310 दिन होते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा होगा? 307 दिन। ठीक है, इसके आसपास जो भी होगा वो राइट आंसर माना जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि 310 तो इसका एग्जैक्ट होता है। ठीक है, आपको मान लीजिए 310 नहीं मिल रहा है, 315 मिल रहा है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा है 290। ठीक है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ 315 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है और आपको एक तो मिल रहा है 295 और एक मिल रहा है आपको 315, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 315 होगा। ठीक है, ऐसे आप लमसम में जो आंसर है वो निकाल सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं भैंस, तो भैंस का तो कितना होता है? 310 दिन होता है। और अगर बात करते हैं गाय, तो गाय का कितना होता है? जो गेस्टेशन पीरियड ये होता है 281 दिन। कितना होता है? 281 दिन का होता है। कितना होता है? 281 दिन का गाय का होता है। और अगर बात करते हैं भैंस, तो भैंस का कितना होता है? 310 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतः स्रावित ग्रंथियाँ। अंतः स्रावित ग्रंथियाँ क्या पैदा करती है? एंजाइम के द्वारा, यानी एंजाइम को स्रावित करती है, कोई एंजाइम को स्रावित करती है, हार्मोन को करती है, फिर पसीना को करती है। आपको ये बताना है यार, जो अंतः स्रावित ग्रंथियाँ होती है तो ये किसका स्राव करती है? एंजाइम का करती है, कोई एंजाइम का करती है, हार्मोन का करती है, फिर पसीना का करती है। जल्दी से पाएंगे कि अंतः स्रावित ग्रंथियाँ क्या पैदा करती है? एंजाइम, कोई एंजाइम, हार्मोन या फिर पसीना। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं अंतः स्रावित ग्रंथियाँ, तो ये क्या करती है? हार्मोन्स को स्रावित करती है। किसको करती है? हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रतौंधी स्रावित, रतौंधी संबंधित है, अर्थात रतौंधी जो रोग होता है ये किससे होता है, ये आपको बताना है। तो एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि विटामिन सी से संबंधित होता है, विटामिन ए से होता है, विटामिन के से होता है, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है। जल्दी से बताएंगे रतौंधी किससे होता है? रतौंधी होता किससे है? नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर इसके इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जल्दी से पाएंगे नाइट जो ब्लाइंडनेस रोग है तो ये किसकी कमी से होता है? तो किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्कर्वी किससे संबंधित है? ये भी एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से ये विटामिन सी से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, विटामिन डी से या फिर विटामिन ई से। जल्दी से पाएंगे कि इस वर्ग की किस स्कर्वी है ये। ठीक है, स्कर्वी किससे संबंधित होती है? और स्कर्वी आपको पता होगा ये तो कि स्कर्वी का जो रोग होता है तो इसमें यानी जो इफेक्ट पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मसूड़ों पर। कहाँ पर पड़ता है? मसूड़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको बताना है कि स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी से होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन डी से होता है, फिर विटामिन ई से होता है। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं स्कर्वी, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए बछड़े और बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग लेते हैं, अर्थात किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक का किया जाता है, कास्टिक सोडा किया जाता है, फिटकरी का हिस्सा है, फिर मीठा सोडा किया जाता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि बछड़े और बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए, सींग को रिमूव करने के लिए किस यानी कौन सा ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक का, कास्टिक सोडा का, फिटकरी का, फिर मीठा सोडा का। तो यहाँ अगर बात करते हैं बछड़े और बछड़ी का, तो इनके जो सींग हटाते हैं, अर्थात सींग को हटाना क्या कहलाता है? डी होर्निंग कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सींग को हटाना क्या कहलाता है तो इसे बोला जाता है डी होर्निंग। किस नाम से जाना है? डी होर्निंग के नाम से इसे जाना है। और अगर बात करते हैं किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ये हटाया जाता है कास्टिक सोडा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कास्टिक सोडा के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड, राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, फिर हरियाणा में। जल्दी से पाएंगे एनडीडीबी कहाँ पर स्थित है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, फिर हरियाणा में। तो आपको पता हुआ इजीली यार। हाँ, अगर बात करते हैं एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एनडीडीबी ये होता है यार, हाँ, आनंद गुजरात में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईसीआर का यानी आईसीआर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीआर। तो इजीली आपको पता होगा आईसीआर कहाँ पर स्थित है, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ब्लैक वाटर किस पशु की बीमारी है? ब्लैक वाटर होता किस में है? ये भी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है। जल्दी से पाएंगे कि ब्लैक वाटर रोग होता किस में है? ऊँट में होता है, घोड़ा में होता है, गोवंश में होता है, फिर कुत्ता में होता है।
इजी क्वेश्चन है, जल्दी से पाएंगे। ब्लैक वाटर रोग होता किस में है? तो वैसे सामान्य अगर बात करते हैं ब्लैक वाटर, तो ये गाय और भैंस दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, गाय और भैंस दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है? गोवंश। अर्थात यहाँ ऊँट में नहीं होता है, घोड़ा में नहीं होता है, कुत्ता में नहीं होता है, लेकिन गोवंश में ये देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ अगर बात करते हैं ब्लैक वाटर, तो ये गाय और भैंस दोनों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्रा किस पशु की बीमारी है? सर्रा किसकी पशु की बीमारी है? ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। जल्दी से पाएंगे कि सर्रा किस पशु की बीमारी होती है? सुअर की होती है, मुर्गी की होती है, ऊँट की होती है, फिर कुत्ता की होती है? जल्दी से पाएंगे कि सर्रा किस पशु की बीमारी होती है? सुअर की होती है, मुर्गी की होती है, ऊँट की होती है, फिर कुत्ते की होती है? जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात करते हैं सर्रा, तो ये होती है ऊँट से संबंधित। किससे होती है? यहाँ अगर बात करते हैं सर्रा, तो ये होती है ऊँट से। और अगर बात करते हैं किससे होती है, अर्थात इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ये होता है ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई। क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई के द्वारा होती है। इसका रोग कारक क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई। और अगर बात करते हैं सर्रा रोग किससे होता है, अर्थात किस पशु में होता है, तो ये होता है ऊँट में। सर्रा रोग ऊँट में देखने को मिलता है और किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है केंचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो एक इजी क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए कि केंचुए की खाद मतलब केंचुए से ही तो प्राप्त की जाएगी। इसमें तो क्या बताना है कि केंचुए की खाद अर्थात वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? केंचुए से की जाती है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? केंचुए से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रकोप से की जा सकती है? अर्थात किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है चीचड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए? मेलाथियोन का, चूना का, चौक पाउडर का, फिर साधारण नमक का? अर्थात किस केमिकल का प्रयोग कैसा है चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए? मेलाथियोन का प्रयोग कैसा है, चूना का प्रयोग कैसा है, चौक पाउडर का प्रयोग कैसा है, फिर साधारण नमक का प्रयोग कैसा है? जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात है चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए, तो इन चीचड़ों को रोका जा सकता है मेलाथियन के प्रयोग से। किससे रोका जा सकता है? यहाँ चीचड़ों के प्रकोप को इनको रोका जा सकता है मेलाथियन के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपको पता होगा वैसे, तो जल्दी से बताएंगे इसको भी आप कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है? अमेरिका होता है, चीन होता है, डेनमार्क होता है, फिर भारत होता है? जल्दी से पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, अर्थात हाईएस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये किस कंट्री में होता है? हाईएस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री में लिया जाता है? अमेरिका में, चीन में, डेनमार्क में, फिर भारत में? तो यहाँ अगर बात करते हैं हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है, ये लिया जाता है भारत में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? भारत में लिया जाता है। और अगर बात करते हैं टोटल का कितना, तो हम 22% कितना लिया जाता है जो टोटल जो वर्ल्ड होता है, तो इसके जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका टोटल का यहाँ 22% हिस्सा कहाँ पर लिया जाता है? भारत में लिया जाता है। अब बात करते हैं भारत के बाद में कहाँ है, अर्थात फर्स्ट स्थान पर तो कौन आता है? इंडिया आता है। ठीक है, सेकंड स्थान पर बात करते हैं तो अमेरिका आता है। और अगर बात करते हैं थर्ड स्थान, तो थर्ड स्थान पर आता है जो चीन आता है। और अगर आता है फोर्थ पे आता है ब्राज़ील आता है। ठीक है, तीनों चारों को आप याद रख लीजिए। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेते हैं कि फर्स्ट स्थान पर तो कौन आता है, फर्स्ट स्थान पर आता है भारत। अगर बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पर कौन आता है? अमेरिका। और अगर बात करते हैं थर्ड पर, तो थर्ड पर कौन आता है? थर्ड पर आता है चीन। और अगर बात करते हैं फोर्थ पर आता है ब्राज़ील। ठीक है, तीनों चारों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी से आएंगे, निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित होती है? अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रजनन से संबंधित। ठीक है, प्रजनन संबंधी होता ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि प्रजनन से संबंधित कौन सा विटामिन होता है। विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। जल्दी से पाएंगे कि प्रजनन से संबंधित रोग किससे हो जाते हैं? विटामिन ई की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, फिर मैग्नीशियम की कमी से। जल्दी से पाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रजनन से संबंधित रोग कब हो जाते हैं, अर्थात किस विटामिन की कमी से हो जाते हैं? तो किससे होते हैं? विटामिन ई की कमी से होते हैं। विटामिन ई की कमी से यहाँ प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं इसका जो केमिकल नाम होता है, ये क्या होता है? टिकोफेरोल होता है। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम ये होता है टिकोफेरोल होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बाई चांस पूछ लेते हैं कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है? टिकोफेरोल होता है। ठीक, क्या होता है? टिकोफेरोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही किस पशु की नस्ल होती है? बकरी की होती है, घोड़ा की होती है, भेड़ की होती है, फिर ऊँट की होती है? जल्दी से बताएंगे कि सिरोही नस्ल किसकी होती है? बकरी की, घोड़ा की, भेड़ की, या फिर ऊँट की? जल्दी से बताइए। तो किसकी होती है? आपको इजीली पता होगा यार। हाँ, अगर बात करते हैं सिरोही, तो ये होती है बकरी की नस्ल होती है। किसकी होती है? बकरी की नस्ल होती है। अतः राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।